नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट विद राहुल पे। दोस्तों, हमने रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को शुरू किया था, उसका एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट। तो पहले आप वो पार्ट देख लेना, तभी आप सेकंड पार्ट देखना। और रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को समझने से पहले आपको सेट्स के बारे में आना चाहिए, सेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेट्स भी करवा रखा है, तो आप पहले सेट्स देख लीजिए, फिर रिलेशन एंड फंक्शन देखिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 22 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 22 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम कुछ आगे करेंगे। और जो आज का जो पार्ट है, आप याद रखना, इस पार्ट में से क्लर्क में कई क्वेश्चन आए थे। आज मैं जब करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने कलर का एग्जाम दिया होगा या फिर आपने कलर के एग्जाम पेपर को देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इस आज के टॉपिक से। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। जो स्टूडेंट्स अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, जिनको लगता है कि हम बहुत आगे चले गए, हम पीछे रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो सिर्फ 3 दिन के अंदर अपने पूरे नोट्स कवर कर सकते हो, जितनी भी मेरी क्लास है। ठीक है, जितनी भी मेरी मैथ की क्लास है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सुबह से बैठिए, आप सुबह 7 बजे से बैठिए और रात तक करते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को और नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। आपको मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में बताया कि सबको समझ में आएगा, चाहे जिसके पास मैथ पहले था या जिसके पास नहीं था। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको सब समझ में आएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि 3 दिन के अंदर आप जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं सब आप कवर कर लोगे और नोट्स तैयार कर लोगे उसके। तो इसके लिए एक मोटी सी कॉपी ले लेना क्लासमेट की और नंबरिंग डाल के जो जो मैंने पॉइंट बताया सबको नोट करते चलें। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर आप नए हो तो आपको पता ही है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नए बच्चे हैं जो, वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, वो 3 दिन के अंदर आगे आ सकते हैं। और अगले संडे को हिस्ट्री की मैराथन क्लास है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो जितना हो सकता है उस पेज को जो मैंने ग्रुप में भेजा था, तो उसको जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए, जिससे सभी के सभी बच्चे जुड़ सके हमसे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, रिलेशन है जो, रिलेशन वो 3 टाइप का होता है। क्या होता है? 3 टाइप का होता है। 3 टाइप कौन कौन से उसके? एक तो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, यहां से क्वेश्चन आया था। एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। एक पार्ट और होता है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, इसको ना हिंदी में आप करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं वैसे बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं समतुल्य, सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित, और ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रामक। ठीक है, तो आपको ऐसा बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसका पूरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें कोई सेट दिया होगा। सबसे पहले तो हमें सेट दिया होगा, और मैं बार बार आपसे कहा है कि अगर आप रिलेशन फंक्शन कर रहे हो तो पहले आप सेट देख लीजिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई ए सेट दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। ठीक है, और वो कहेगा कि R2R मतलब इसका रिलेशन बताएं। और कैसे कहेगा क्वेश्चन में? जैसे मान लीजिए 1 1 सॉरी 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? ठीक है, तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन हमें एग्जाम में। अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो भी हमें सेट में एलिमेंट दिए होंगे ना, उनका क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट हमें यहाँ मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो हमारे यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 2 होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 3 होना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा कि ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो मैं क्या क्या कहूँगा कि ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पहली कंडीशन किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, देखिए मान लीजिए अगर 1 1 है, 2 2 है। ठीक है, तो क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 1 1 तो है, 2 2 भी है, बट 3 3 नहीं है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक एक पॉइंट को नोट करते चलें, तभी समझ में आएगा। ये बहुत ही ना हार्ड टॉपिक होता है और बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, और मैं इसको बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाए। कोई मैं इसमें मैथमेटिकल कोई लैंग्वेज नहीं लगाना चाहता। सिर्फ मैंने आपको अभी तक क्या बताया है कि रिलेशन के 4 टाइप हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम किसे कहेंगे।
ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये तो दिया होगा, एक सेट तो जरूर दिया होगा, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कहा है कि जो भी सेट में एलिमेंट दे रखा है तो वो उसके क्या होने चाहिए, डोमेन और कोडोमेन, या कहें हम डोमेन और रेंज दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है 1 1, तो 1 1 हमें दिया होना चाहिए, 2 2 दिया होना चाहिए, 3 3 दिया होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 1 है, 2 2 है, पर 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मान लीजिए ये होता 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, उसके बाद 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, तो क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, वो क्या चेक करनी है कि जो भी हमें सेट में क्वेश्चन में एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो देखिए 1 1 है, जी है, 2 है, 2 2 है, जी है, 3 3 है, जी है, उसके बाद कुछ भी दिया हो हमें कोई मतलब नहीं, हम कहेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्सिव है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है बाकी। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, a इज इक्वल टू बी, यानी a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b, यानी 1 1 2 2 3 3, उसके बाद जो भी दिया हो एलिमेंट। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक एग्जांपल मैं और देता हूं जिससे चीजें और क्लियर हो जाए। 1 1 2 2 3 3 1 2 4 1 3 2, क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? देखिए, अब मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट में उसका डबल है कि नहीं है। 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है, उसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, तो मैंने यहां कहा था कि उसके बाद कुछ भी हो तो हम कहेंगे उसको रिफ्लेक्सिव है। बट मैंने ये कहा था कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो सेट के ही होने चाहिए। जैसे यहां पे क्या था, 1 2, हमारे एलिमेंट सेट में है ना, 1 2, 1 भी है, 2 भी है, 2 3 2, 3 भी है, 2 भी है। बट यहां पर आप देखिए 4 1 है। ठीक है, क्या 4 इसमें है? तो नहीं है। तो यानी जो एलिमेंट इस सेट में दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन में एलिमेंट दिए होंगे सेट में, तो वही होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट हुआ तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, चाहे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, सेम हो, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव किन कंडीशन में होगा। एक तो इसमें, ठीक है, और एक इसमें। ठीक है, इसमें नहीं होगा क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव क्या है। चलिए, दूसरा है सिमेट्रिक। क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर कोई रिलेशन ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही सेट लेते हैं हम, हमारे पास यही सेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए हमें दे दिया कि 1 2 और 2 1, क्या हम ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम कहेंगे कि हाँ जी सिमेट्रिक है। क्यों? देखिए, मैंने क्या कहा है कि ए बी, अगर ए बी है कोई रिलेशन तो बी ए बी होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 1 2 का उल्टा जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 का उल्टा है 2 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि 3 2 2 3 1 1 2 2 और 3 3, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे जी सिमेट्रिक है। क्यों? 3 2 का उल्टा देखिए 2 3, 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 ही तो होगा ना। अगर मान लीजिए 1 1 है तो 1 1 का उल्टा लिखना चाहो, अगर इस 1 को यहाँ लिखोगे और इस 1 को यहाँ लिखोगे तब भी तो 1 1 ही आएगा। 2 2 का उल्टा क्या आएगा? 2 2, 3 3 का उल्टा क्या आएगा? 3 3। तो ये क्या होता है? सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक दो एग्जाम्पल और लेके, जैसे मान लीजिए 3 2 1 3, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सिमेट्रिक है? नहीं। क्यों? 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, पर यहाँ 1 3 है, तो हम क्या कहेंगे? ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे यहां ऐसे आ जाए 1 1 2 2 और 3 3, तो क्या आप इसको कहेंगे कि यह सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया है कि अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए सेट के अंदर। ठीक है, जो ये दिए होंगे ना सेट, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? अगर ए बी दिया हुआ है ना तो बी ए बी होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी दिया होना चाहिए हमें, तब वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है? 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1। 2 2 है, 2 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2। 3 3 है तो 3 3 का उल्टा क्या होगा? 3 3। पर मैंने अभी बताया कि जो रिफ्लेक्सिव होते हैं वो क्या होते हैं? सबकी 1 1 होना चाहिए, उसमें 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, सबकी एक दूसरे की इमेज होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहां मैं कह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक भी है और मैं यहां मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं, ठीक है। ये नोट बनाकर लिख लेना कि जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? सिमेट्रिक भी होते हैं। पर बट प्रत्येक सिमेट्रिक यानी एवरी सिमेट्रिक, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। यानी प्रत्येक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो होगा, बट प्रत्येक सिमेट्रिक ये जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 लिखा, 2 1 लिख दिया, ये सिमेट्रिक तो है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3 ये चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक तो होता है बट प्रत्येक सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको पूरा एग्जांपल के साथ दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे है तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए आपने पहले पढ़ा भी होगा मैथ में कभी, वैसे तो मैथ मेरा विषय नहीं है क्योंकि मैं जीएस पढ़ाता हूं और मैं बहुत बेचैन हूं कि आपको साइंस पढ़ाऊं अच्छे लेवल की, बट क्या हो रहा है कि ये सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है। तो मैंने प्रयास किया है कि 25 तारीख से पहले पहले मैं मैथ खत्म कर दूंगा किसी भी कंडीशन में, चाहे मुझे एक दिन में लंबी लंबी वीडियो डालनी पड़े, पर मैं मैथ जरूर खत्म कर दूंगा एक बार में। और मैं जीएस पढ़ाता हूं पर मजबूरी मुझे मैथ पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने मैथ शुरू में स्टार्ट कर दिया था और जब तक खत्म नहीं होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे ही जीएस का पार्ट आएगा तब देखना कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के, थोड़ा डिफरेंट भी फील होगा और जगह से, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या सीखा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ओके। तो अब देखते हैं ट्रांजिटिव। आपने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी कि a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? a इज इक्वल टू सी। आपने पढ़ा होगा ना कि a बराबर b है और b बराबर c है तो a बराबर c भी है। हम कह सकते हैं ना, अगर राम श्याम है, श्याम राम है तो राम, अगर राम श्याम है और श्याम शंकर है तो राम इज इक्वल टू शंकर। ये आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन हमारे पास ए बी है और बी सी, अगर कोई रिलेशन है ए बी और बी सी, तो हमारे पास जो दूसरा रिलेशन होना चाहिए ए सी भी होना चाहिए उसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए यही सेट लेते हैं, 1 2 3 दिया हुआ है, एक में ही काम चल जाएगा। अगर 1 2 है और 2 1 है तो हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए। ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। देखिए यही इसमें ना, ट्रांजिटिव में सिर्फ यही गड़बड़ होती है। आपको एक चीज समझनी है ध्यान से। मैंने क्या कहा कि 1 2 यानी ए बी, इसको मान लीजिए आप पहले वाले को ए, दूसरे वाले को मान लीजिए बी, ठीक है। अब देखिए चेक करिए, बी सी, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। मतलब दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इस टाइप का कोई हमें रिलेशन मिलता है, जैसे कि 1 2 2 1, यानी ये ए बी हो गया, ए क्या हो गया? 1। थोड़ा ध्यान से समझना इसको, यही थोड़ा टिपिकल है। ए क्या हो गया? 1, बी क्या हो गया? 2। मैंने क्या कहा कि ए बी, उसके बाद कहा मैंने कि ये हो गया 2 1, यानी ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी, क्योंकि यहाँ क्या है? 2 क्या है? बी, और यहाँ भी बी क्या है? 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह है तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, मतलब अगर ए बी और बी सी है तो वो ए सी भी होना चाहिए। ए सी मतलब यानी ये वाले भी होने चाहिए उस सेट के अंदर मौजूद, उस मतलब जो रिलेशन दिया है ना उसके अंदर वो चीज मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 भी है तो हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। एक दो एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर 3 2 है और 2 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर 3 2 है और 2 3 है, यानी किसके हमें, अच्छा ये आपको ये भी याद रखना है कि किसके लिए चेक कर रहे हो आप, ठीक है। किसके लिए चेक कर रहे हो? ट्रांजिटिव के लिए। जब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, हर रिलेशन का हम अलग अलग तरीके से चेक करेंगे। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव का आपको अलग बताया, ट्रांजिटिव सिमेट्री का अलग बताया, ट्रांजिटिव का अलग बताया, ठीक है। तो अब हम ट्रांजिटिव के बारे में चेक कर रहे हैं कि हम जब ट्रांजिटिव एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो आपको आज का जो टॉपिक है ना, आज करने के बाद आपको ना जो कलर का क्वेश्चन था उसको ट्राई करने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी। यानी
ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है बी, ये क्या है सी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी होना चाहिए फंक्शन में। ठीक है, यानी रिलेशन में जो क्वेश्चन में दिया, ऑप्शन में दिया होगा, ये भी होना चाहिए, यानी 3 3 भी होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे ट्रांजिटिव है। अब कब ट्रांजिटिव नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 1 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 1 दे रखा है, और यहाँ पे दे दिया 3 2, और हमसे पूछ रहा है कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए मान लीजिए 1 2 है, ठीक है, और 2 1 दे रखा है, तो ये दोनों सेम हो गए, यानी इसका बी और इसका ए ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर ए बी बी सी तो ए सी भी होना चाहिए ना, तो 1 1 भी होना चाहिए, पर यहाँ क्या है 3 2, तो हम क्या कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ए बी का रिलेशन अगर बी सी से है तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो रिलेशन का जो तीसरा पार्ट था कि ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब चलिए जो इसका चौथा पार्ट था मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होते हैं, अगर कोई किसी क्वेश्चन में ना अगर वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, प्लस सिमेट्रिक भी हुआ, प्लस ट्रांजिटिव भी हुआ, अगर वो तीनों उसमें तीनों गुण पाए जाते हैं, तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक की भी और ट्रांजिटिव की ही, तो वो क्या कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस बात को ना थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लेना, कभी गड़बड़ हो जाए कि आप देखो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये तो रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, ये सिमेट्रिक भी बन रहा है, बट ये ट्रांजिटिव भी बन रहा है, तो आंसर क्या लगाएं, तो वहां ऑप्शन में इक्विवेलेंस जरूर होगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस के लिए जरूरी है कि तीनों के तीनों रिलेशन होने चाहिए एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 2 होंगे तब नहीं होगा। ठीक है, तब वो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दे रहा है। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के आपको टाइप पता चले, 4 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। अगर आपने कलर का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसे कि 23rd क्वेश्चन है, सेट ए, सेट तो जरूर दिया होगा एक ना एक, तभी हम फाइंड कर पाएंगे कि वो रिलेशन है, सॉरी सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेट दिया हुआ है 1 2 3 और रिलेशन दिया हुआ है कि 1 1 2 2 3 3 1 2, ठीक है, और 2 3, और हमें फाइंड आउट करना है कि सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या फिर क्या है, तीनों के बताने हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 22 में हमें सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, ठीक है, और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, उसके बाद है 1 2 2 3, बस ये रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है नहीं है। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं, वो आसान होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि जितने भी सेट में एलिमेंट है ना उनकी डबल कॉपी होनी चाहिए। देखिए 1 की है 1 1, ठीक है, 2 2 की है 3 3 की है, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं। पर हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि जो बाकी एलिमेंट हैं क्या वो सेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे 1 2 सेट में है, 3 भी है सेट में, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ 4 आ जाए और फिर उसको कहो कि आप रिफ्लेक्सिव है, तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव तो है भाई, रिफ्लेक्सिव तो है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना था कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। ठीक है, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए, मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं 1 1, तो 1 1 का उल्टा क्या होगा 1 1, 2 2, 2 2 का उल्टा क्या होगा 2 2, 3 3, 3 3 का उल्टा क्या होगा 3 3, 1 2। क्या 2 1 है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कहीं 2 1 दिखाई दे रहा है, नहीं, 2 3। अब उसके बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो ये क्या है ट्रांजिटिव नहीं है भाई, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अभी तक क्या हुआ रिफ्लेक्सिव हुआ। ठीक है, चलिए अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना था, अगर ए बी का रिलेशन बी सी से है तो इन दोनों का रिलेशन ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अब यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कहें आप 1 2 2 3, तो 1 3 अगर 2 2 है तो 1 3 भी तो होना चाहिए ना। तो अब इसमें चेक करिए कहीं आपको 1 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है।
ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, ओनली रिफ्लेक्सिव। तो ऑप्शन में मिलेगा हमें रिफ्लेक्सिव। और ऑप्शन कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कर दे कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो बात वो भी सही है कि रिफ्लेक्सिव तो है सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि सिमेट्रिक नहीं है और ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, बिल्कुल सच है, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। तो आपको ना ऑप्शन देखना है ध्यान से। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको क्वेश्चन आने के बावजूद आप गलत कराओ। आपको जैसे मान लीजिए ये रिफ्लेक्सिव है और ऑप्शन में कहीं भी आपको रिफ्लेक्सिव का नाम ही ना लिखा मिले और वहां लिख दे ऑप्शन में कि ना तो सिमेट्रिक है। जैसे मान लीजिए इसी को मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि चीजें ना आपको क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, समय ज्यादा नहीं है पर क्लियर होना जरूरी है आपके लिए। देखिए यहां आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक किया, तो आपने क्या पाया कि जो ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ है ये सिर्फ ओनली क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब ऑप्शन में अगर एग्जामिनर आपसे दे दे कि पहला कि क्या ये ट्रांजिटिव है, बी दे दे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और सी दे दे कि नॉट रिफ्लेक्सिव, और डी दे दे कि नो ट्रांजिटिव नो सिमेट्रिक, तो अब क्या लगाओगे। आपको पता है कि ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव है, पर ये कह रहा है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। बट यहां कहता है कि नो ट्रांजिटिव नो रिफ्लेक्सिव, तो हमें पता है कि ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, तो ये हमारा आंसर सही होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको ना ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में क्या है, क्योंकि हमें तो जो हम अगर सही आंसर को मार्क करेंगे, हमें उसको जो फिल करेंगे गोला, तभी हमें उसके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज हमें कॉन्सेप्ट के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। हमें वहां लिख के दिखाना है, हमें तो बस अपना आंसर सही करना है। तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड रहना है बस, ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट तो देगा। अगर मान लीजिए बिना सेट दिए आपसे पूछ लेना कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, तब आप कहेंगे कि डज नॉट एक्सिस्ट, तो अब तो बता ही नहीं सकते ना, किससे तुलना करोगे, इसी से तुलना करनी पड़ेगी ना। तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, नंबरिंग डाल के नोट्स बनाते रहें। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और जो रिलेशन दिया है हमें वो दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब वही चीज बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, ठीक है, या इक्विवेलेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बोल दिया तो वो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, सेट पे जाइए, क्या 1 1 है, देखिए कहाँ पे है 1 1, चलो 1 1 है। 2 2 है, देखिए 2 2 कहाँ पे है, चलो है 2 2। 3 3 है, 3 3 भी है। 4 4 है, 4 4 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है भाई ये, ठीक है। उसके बाद जो आपने चेक किए कि 1 1 2 2 3 3, उसके अलावा देख लीजिए 1 2 बचा, तो क्या 1 2 है, सेट में है। 1 3 है, 1 3 है। 2 3 3 2 है, 3 2 है। कहीं ऐसा ना हो कि जो बचे एलिमेंट बचे हों उसमें से कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए कि वो सेट में ही ना हो। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता कहीं पे, तो वो तो सेट में है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने 2 3 कंडीशन बताई है ना, कि एक तो जो सेट के जो जितने भी सभी एलिमेंट है ना, अगर मान लीजिए यहाँ ना 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, बट 4 4 ना होता, अगर ये ना होता तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा मैंने कि सेट के जितने भी एलिमेंट है उनका डबल होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एलिमेंट बचे कोई मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट वो सेट के होने चाहिए, सेट से बाहर के एलिमेंट नहीं बचने चाहिए। ओके, मैंने 2 कंडीशनें बताई थी और दोनों आपको कॉपी में बनाकर अपनी भाषा में जैसे आपको समझ में आया ना उस भाषा में नोट कर लेना। तो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए चेक करें। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अब चेक करिए 1 2 है तो 2 1 है, यहाँ पर कहीं देखिए 2 1 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। 2 2 है, 2 2 है। 3 1 1 है तो 1 1 भी है, इसका उल्टा तो यही होगा। 4 4 इसका भी उल्टा होगा। अच्छा 3 1 3 है तो 3 1 देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं।
3 3 है तो 3 3 भी है, 3 2 है तो 2 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगर आपने यहाँ चेक किया ना कि यहाँ सिमेट्रिक नहीं पाया 1 2, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेशक से हो, पर सभी होने चाहिए, है ना, सभी होने चाहिए, एक के लिए नहीं, सभी होने चाहिए। अब चलिए उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव का खेल सबसे भयंकर है। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 ए बी। ट्रांजिटिव का क्या रूल बताया था मैंने, अगर ए बी का रिलेशन बी सी से है तो ए सी भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए 1 2 2 2, यानी जो इसका दूसरा एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट अगर मिलता है दोनों का, तब हम कहेंगे कि मतलब ये, फिर हम चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो 2 2 तो मिल गया, क्या 1 2 है, यानी 1, देखिए जैसे ए बी और बी सी है ना, तो ये भी बी है और ये भी बी है और दोनों के बराबर है। ठीक है, तो ए बी और बी सी, तो क्या ए सी है, तो 1 2 2 2, तो क्या 1 और 2 है, तो आप देख रहे हो ना 1 2 है जी, बिल्कुल है, 1 2 बिल्कुल है। ठीक है, चाहे वही एलिमेंट, चाहे वही रिलेशन आ जाए, पर होना जरूर चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अब जैसे और कहाँ बन रहा है, और कहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 3 3, यानी ए बी बी सी, यानी 3 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 1 3 3 3, तो 1 और 3 भी तो होना चाहिए ना, 1 और 3, तो 1 और 3 भी है। ठीक है, 1 और 3 भी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 3 और 3 2, यानी 3 3 मिल रहा है, तो 3 2 भी तो होना चाहिए कहीं पे। देखिए यहाँ पे 3 2 है कहीं पे, ये रहा 3 2, ये खुद ही यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आप निकाल लेते होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन ट्रांजिटिव में ही आता होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव भी आ जाएगा जितना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे वीडियो को, एक एक पॉइंट को नोट करोगे ना कॉपी में, तब समझ में आएंगे ये सवाल। अदरवाइज ऐसे नहीं हो पाएगा एचएससी का कोई भी एग्जाम क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी अगर देखो चीज़ें अगर समझ में आ रही है ना, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि मैं जो कंटेंट आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल एचएससी के पैटर्न बेस्ड है। ठीक है, मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि आप क्वांट पढ़िए या कुछ और सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि वो पूछता ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो 24 क्या है, क्लियर हो गया ना, 23 भी क्लियर हो गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। उसके बाद 25 भी उससे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। मैं अभी बताऊंगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, बाय आर रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए कोमा बी। इसका क्या मतलब था, मैंने आपको सेट में बताया था ना, इसलिए मैं बोलता हूं कि सेट देखना पता होना चाहिए आपको। इसका क्या मतलब होता है, सच दैट। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2। हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू बी माइनस 2, और b एक कंडीशन और दे दी। पहली कंडीशन तो क्या दी कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दी, b ग्रेटर देन 6, यानी b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 6 से। ठीक है, b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 6 से। ये किसका निशान होता है, ग्रेटर देन का, और ये क्या होता है, लेस देन का। ठीक है, सारे मैंने आपको सेट्स में बताए थे, इसीलिए कहता हूं कि सेट्स देख लीजिए, बिना सेट्स के नहीं समझ में आएगा। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशनें दे रखी हैं, एक तो ये दे रखा है a इज इक्वल टू बी माइनस 2, और एक दे रखा है कि b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से। ठीक है, तो अब हमसे a और b का ऐसा क्या मान होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये वैल्यू है a की और ये है b की, ये वैल्यू है a की, ये है b की, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, यानी कहने का मतलब पहला एलिमेंट a है और दूसरा एलिमेंट b है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि मैं यहां इन ऑप्शन में देख के a की वैल्यू क्या पुट करूं, या फिर a और b की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन से चेक करिए। इस टाइप के क्वेश्चन को ना, सबसे देखने में तो ये ऐसा लगेगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन है, पर सबसे इजी है कि आप इसको ऑप्शन से ट्राई करें। इस वजह से मैंने ऑप्शन भी लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाते हो आप, अगर मान लीजिए a की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, रख दिया, क्योंकि पहला क्या है a, दूसरा एलिमेंट क्या है b। अगर आप यहाँ 4 रखते हो, यानी यहाँ क्या है 4, यहाँ 4 रखते हो, तो 4 में से 2 गया 2, यहाँ भी 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2 है ना, बराबर हो गया। तो ये जो कंडीशन दे रखी थी ये सेटिस्फाई होगी, दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि बीच में किसका निशान है, बराबर का, इज इक्वल टू का निशान है ना। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि जो b है वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, पर b यहाँ क्या है
4, है ना। एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया पर दूसरी को नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन पे जाइए, बी पे। तो अगर आप यहाँ 3 रखते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आएगा, अगर 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 6। यहाँ 3 बचता है, यहाँ 6 बचता है, तो कभी इक्वल टू हो ही नहीं सकते। क्या 3 इज इक्वल टू 6 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ऑप्शन। चलिए अब इस पे आइए, सी पे। मान लीजिए आप यहाँ पे क्या रखते हो? 6, क्योंकि पहला क्या है? ए। 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया। अगर यहाँ पे बी रखते हो, मतलब 8 में से 2 गए 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, ये तो सही है भाई। और ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। क्या ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि बी ग्रेटर देन 6, यानी बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी यहाँ पे क्या है? 8। ये बिल्कुल इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 8 क्या है? 6 से बड़ा है ना, ये तो पता है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगर आप डी को भी रखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 रखते हो तो यहाँ पे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? 7। 7 में से 2 गए तो 5 आएगा। तो 8 5 के कभी बराबर नहीं होते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लेना, ठीक है। तो ये था सिमेट्री का खेल। अब मैं आपको समझाता हूं फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो बढ़ा जाएगा। मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वीडियो लंबा है, छोटा है, ठीक है। उनको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट अब मैटर करता है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हमें फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम फंक्शन के बारे में पढ़ें तो हम उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि आपको ना हर क्वेश्चन में, चाहे रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन हो, चाहे सेट्स का क्वेश्चन हो, आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे आर एन जेड, इनका क्या मतलब है, ठीक है। पहले इन चीज़ों को जान लेते हैं, तब समझ में आएगा। अब मैं कह तो देता हूँ, आर का मतलब रियल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, जेड का मतलब इंटीजर। अब मैं बोल तो देता हूँ इंटीजर, आपको पता तो होना चाहिए कि इंटीजर क्या है। आप में से बहुतों को पता होगा, ये नो डाउट बहुत अच्छा पता होगा। क्योंकि देखिए मेरा मैथ सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं फिर भी मैं करवा रहा हूँ कि जिससे, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी शुरू करके इसको, ठीक है। कि चलो फिर भी कहीं ना कहीं कैसे करके आपके 10 में से 7-8 क्वेश्चन बन जाए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। देखिए तो इन नंबरों को आपको जानना जरूरी है। किसी भी चीज को पढ़ो ना तो उसको जड़ से उखाड़ दो। चीजें ना सामने से दिखनी चाहिए, तब जाके मजा है पढ़ने का, अदरवाइज मजा नहीं है। अब देखिए नंबर को जानने के लिए सबसे जरूरी है, सबसे अच्छा सिंपल है कि एक लाइन खींच दीजिए। लाइन से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। तो ये नंबर है। अब देखिए अगर मैं यहां से 0 को इंक्लूड ना करूं, इसके अंदर 0 को इंक्लूड ना करूं, ठीक है, 0 को इंक्लूड ना करूं, अगर मैं 0 से इधर चलूं, 0 से कहने का मतलब मैं 0 से इधर चलूं, तो मैं क्या पाऊंगा? 1 2 3, कहां तक चलता जाऊंगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ठीक है। तो 1 से लेकर अनंत तक ये क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हमेशा किससे दिखाते हैं? हम एन से। किससे दिखाते हैं? हम एन से। आप याद रखना नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है, ओके। अगर मैं इसमें 0 को इंक्लूड कर लूं, अगर मैं इसमें 0 को क्या कर लूं? इंक्लूड कर लूं, यानी 0 1 2 3 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या होगा? तब ये क्या होंगे? होल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण क्या बोलते हैं? पूर्ण नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक बार चेक कर लेना हिंदी में कि यही कहते हैं। बाकी होल नंबर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है। तो 0 इंक्लूड होगी तो होल नंबर, ठीक है। अगर किसी नंबर में नेगेटिव भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है और पॉजिटिव भी इंक्लूड है, क्योंकि इधर 0 से इधर क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर, और 0 से इधर लेफ्ट साइड जाने पे क्या है? नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो जिसमें 0 भी इंक्लूड हो, यानी नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, और वो नेगेटिव भी इंक्लूड हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर, है ना। वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर, जिसको बोलते हैं हम जेड से दिखाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक, जिसको क्या कहते हैं हम? पूर्णांक। पर पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर में हम जेड से दिखाएंगे, जहां भी जेड लिखा मिलेगा तब वहां क्या समझेंगे आप? कि वो पूर्णांक है। और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? कि वो 0 1 2 भी हो सकता है और -1 2 भी हो सकता है, कहीं भी अनंत तक। यहाँ पे इधर कहां तक जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी तक, या इधर कहां जाएगा? प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। कहीं भी जा सकता है, -3 -4 -4 6 7 ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं?
नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक अब दो टाइप के हैं, जैसे एक तो हो गया पॉजिटिव पूर्णांक धनात्मक, और एक हो गया ऋणात्मक। यानी इधर वाले क्या हो गए नेगेटिव, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, पॉजिटिव की बात करूं तो वन टू थ्री, ठीक है। और पूर्णांक के लिए आपको जरूरी होना चाहिए कि जो भी जिस भी नंबर को हम पूर्णांक कहेंगे ना, तो वो एक तो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे नहीं होना चाहिए 3/2, ठीक है, या 5/3, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए अगर हम किसी को इंटीजर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, पहली कंडीशन तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। डेसिमल का मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए, जैसे 3.2, ठीक है, 5.2, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब तक आपने क्या समझा, नेचुरल नंबर, क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना, तब तक आप फंक्शन के टाइप नहीं समझ पाओगे। ओके, तो नेचुरल नंबर समझा। वैसे तो ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, पर फिर भी चलो थोड़ा सा समझ लें जिससे हमारा काम बन जाए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, अगर जीरो को इंक्लूड ना करें, अगर जीरो इंक्लूड की तो होल नंबर बन गया, अगर जीरो इंक्लूड की, पॉजिटिव भी इंक्लूड किया, नेगेटिव भी इंक्लूड किया तो इंटीजर बन गया। इंटीजर दो टाइप के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इंटीजर के लिए क्या होना जरूरी है कि वो एक तो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, ठीक है, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर की, इंटीजर मतलब जेड, अब मैं जेड दिखा रहा हूं तो समझ जाओगे इंटीजर। तो ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर जिसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। एक होता है कंपोजिट नंबर जिसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो एक से और खुद के यानी अपने से, इटसेल्फ, अपने से डिवाइड हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 2 है, 2 किस किस से डिवाइड होता है, देखिए 1 से तो हर कोई डिवाइड होगा, और ये 2 से भी डिवाइड होता है। मतलब कंडीशन क्या है प्राइम के लिए, जो एक से डिवाइड हो और अपने से भी डिवाइड हो, मतलब 1 से भी हो और क्या हो, खुद के नंबर से भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जैसे 3 है, 3 1 से भी होता है और किससे होता है, 3 से भी होता है। 5 है, 5 1 से भी होता है और 5 से भी होता है। 7 है, 7 1 से भी होता है और 7 से भी होता है। 9 है, क्या 9 प्राइम नंबर होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से होगा, ठीक है, ये 3 से भी होगा और ये 9 से भी होगा, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि जो 1 से हो और खुद से हो, बस दो ही कंडीशन होनी चाहिए, 1 से हो और खुद से हो, वो क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखिए 1 क्या है, 1 से होगा, खुद से होना चाहिए, यानी 1 से, तो ये दोबारा रिपीट हो जाता है, इस वजह से हम 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एग्जाम में पूछा भी जाए ना कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, वही कहलाते हैं प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। दूसरा है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो कम से कम 3 संख्या से डिवाइड हो, कम से कम 3 नंबरों से वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए, कम से कम। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लेता हूं मैं, ठीक है, तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है। तो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, कम से कम 3 होनी चाहिए। अगर कम से कम 2 होंगी तो वो फिर प्राइम बन जाएगा, ठीक है। जैसे 6 है, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, यानी 3 से ज्यादा हो रहा है, 6 हो रही हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी, सॉरी भाज्य कौन सी हैं, जो क्या होंगी, 3 या 3 से अधिक संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, मतलब कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे आपको ना रियल नंबर के मतलब समझाना है, क्योंकि रियल नंबर में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रियल देके ही, क्योंकि रिलेशन में वो ना रियल टू रियल ही कहेगा, तब आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं 0 1 2, ठीक है, ये जो 0 से 1 है ना, 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में भी कई संख्याएं हैं। जैसे आपको पता है 0.1 भी होगा बीच में, इनके बीच में 0.2 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे होगा ना, यानी 0.5 भी होगा कहीं पे ना कहीं पे, ठीक है। और 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2, सिंपल सी बात है, ठीक है।
तो जो ये जो 1/2 यानी इसका क्या मतलब हुआ, जो P/Q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं ना हम, यानी जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं। ठीक है, वो क्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे भी ना एक गड़बड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1.5, इसका क्या मतलब हुआ 3/2। ठीक है, और जब इसको मतलब 3/2 का क्या मतलब हुआ कि 3 को 2 से डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर डिवाइड करने के बाद प्रसार, मतलब उसके डिवाइड करने के बाद दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाए, यानी पूरा पूरा खत्म हो जाए, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेट नंबर। ठीक है, वो कहलाते हैं टर्मिनेट नंबर। जैसे कि अगर मान लीजिए 5/2 है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2.5। तो यहाँ दशमलव के बाद एक ही एक्सपेंशन हुआ ना, इसका एक ही प्रसार हुआ, एक ही स्थान तक ही खत्म हो गया ना। क्या 5 के बाद कोई आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 1/3, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.33333 चलता रहेगा, 3333 तक चलता रहेगा। तो ये क्या हुआ, ई टर्मिनेट नंबर। ठीक है, ये मतलब जिसको दशमलव के बाद जो एक्सपेंशन आएगा, जो नंबर आएगा वो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर। तो ये क्या कहलाएंगे, ई टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर, ई टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर क्या हुआ कि जिसको डिवाइड करने के बाद दशमलव के बाद पूरा पूरा चला जाए, कट जाए। ठीक है, जैसे 3 को 2 से किया, और ई टर्मिनेटिंग इसका उल्टा, जैसे 1 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जो दशमलव के बाद ना तो वो खत्म होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मान लीजिए √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको पता हो 1.412 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, दशमलव के बाद ना तो वो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, और अलग अलग नंबर आ रहे हैं इसके प्रसार में। जो दशमलव के बाद जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बट क्योंकि देखिए इसको ना हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 0.3 उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 333 आता जा रहा है। ठीक है, बट जो इरेशनल नंबर है उसको तो नहीं हम ऐसे बार लगा के लिख सकते। जैसे मान लीजिए 22/7 है, जो हम पाई वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो 22/7 का मान क्या होता है 3.14 है। तो ये तो हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, बाकी इसकी वैल्यू तो चलती जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि दशमलव के बाद ना तो पूरा पूरा खत्म हो, ठीक है, ना तो टर्मिनेट होगा पूरा पूरा, और ना ही वो रिपीट होगा, जैसे यहाँ रिपीट हो रहा था, और यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर, और चलता चला जाता है उसका एक्सपेंशन प्रसार। तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ आपने सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर अंततः है क्या। अगर मैं कहूँ कि जो नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रैशनल, इरेशनल, भाज्य है, अभाज्य है, प्राइम, कंपोजिट, ये नंबर है क्या, ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, यही होता है वास्तविक संख्याएं। और ये रियल नंबर ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ पैदा करता है फंक्शन के अंदर, क्योंकि इसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप, क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, तब आपको फंक्शन के टाइप ही नहीं समझ में आएंगे। तब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप समझ गए हो कि R का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, सभी जितने भी नंबर होते हैं सभी रियल नंबर होते हैं। मैथ में जिनका हम यूज करते हैं सब रियल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, जेड का मतलब इंटीजर। ठीक है, तो 3 चीजें आपको पता चली। अब देखिए, अब मैं बताता हूं, अभी तक हमने क्या किया था, रिलेशन के टाइप किए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अब हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन के कितने टाइप हैं, जैसे पहला फंक्शन है जिसको टाइप बोलते हैं 1, ठीक है, और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। चाहे इंजेक्टिव लिखा आए चाहे 1 लिखा आए, तो दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, चाहे 1 पूछे चाहे इंजेक्टिव पूछे।
उससे पहले चलो मैं पहले ही करा देता हूँ। चलो पहले उससे एक चीज़ बता देता हूँ उससे पहले। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है डोमेन और को डोमेन के बारे में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेट ये है 1 2 3, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम x है। एक सेट ये है 2 4 6, इसका नाम y है, ठीक है। इसका इसके साथ कोई रिलेशन है किसी ना किसी तरीके से, और इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जहां से तीर निकलते हैं, ठीक है, तीर कहां से निकल रहे हैं, x की तरफ से ना, तो 1 2 3 क्या होगा, ये क्या होगा, ये पूरा क्या है, डोमेन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रांत। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पूरा इसके बारे में, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद जिसको तीर लग रहे हैं, किसको लग रहे हैं, वाई को लग रहे हैं ना, इसको लग रहा है, इसको लग रहा है, इसको लग रहा है, तो ये क्या होंगे, जिसको तीर लग रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा रेंज, परिसर, ठीक है। और रेंज में जितने भी कुल एलिमेंट होते हैं, रेंज के अंदर जो कुल एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं कोडोमेन, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 होता, ठीक है, इसका तो इसके साथ रिलेशन है, कोई बात नहीं, इसका इसके साथ रिलेशन है, कोई बात नहीं, इसका इसके साथ रिलेशन है, कोई बात नहीं, पर 8 का तो किसी के साथ रिलेशन नहीं ना, तो 8 बच गया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, ये पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन। अगर मैं लिख के दिखाना चाहूँ तो लिख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लिख देता हूँ डी मतलब डोमेन। डोमेन क्या होगा, जहां से तीर निकल रहे हैं, यानी 1 2 3, ये क्या हो गया इसका डोमेन, ठीक है। रेंज क्या होगी, जिसको लग रहे हैं, किस किस को लग रहे हैं, 2 को लगा, 4 को लगा, 6 को लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका रेंज। अब रेंज, ये वाला तो रेंज है ना, वाई वाला, याद रखना, वाई वाले क्या होते हैं, रेंज, वाई वाले क्या होते हैं, रेंज, और एक्स वाले क्या होते हैं, डोमेन। एक्स वाला फंक्शन क्या होता है, डोमेन का। अब याद रखना कि रेंज में कितने एलिमेंट बचे कुल, तो आप देख रहे हो कि 2 4 6 8, तो ये क्या है, ये क्या है, कोडोमेन। जो बच गया है ना वाई के अंदर, जो भी बचा वो सारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन। अगर मान लीजिए यहाँ 8 ना होता तब कोडोमेन क्या होता, तो हम यहाँ से 8 काट देते। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से क्या मतलब हुआ कि रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो यही इसकी 2 6 2 4 6 यही रेंज होती है और यही इसका कोडोमेन होता है। सिंपल, क्योंकि कोडोमेन क्या होता है, जो वाई के अंदर एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, ठीक है। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए फंक्शन के मैं आपको टाइप बताता हूं, क्योंकि मैं आपके आगे डोमेन, कोडोमेन, रेंज बताऊंगा तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो फंक्शन का जो सबसे पहला टाइप है वो है 1 1 फंक्शन, जिसको मैंने बताया था कि इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहेगा ना कि इंजेक्टिव बताएं तो उसका मतलब भी 1 1 होगा। अगर कहेगा 1 1 पूछे तो इंजेक्टिव, वो भी एक ही मतलब होगा। दोनों का एक मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, मैं अगर जो बताऊंगा अभी तो दोनों एक ही होंगे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने रिलेशन के टाइप पढ़े। कहीं क्वेश्चन एचएससी ऐसा ना पूछ ले कि इनमें से कौन सा फंक्शन है, ऑप्शन में दे दे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, और वो तो दे दे कि एक इंजेक्टिव। तो आप याद रखना कि इंजेक्टिव का टाइप है ये, ओके। चलिए, तो इंजेक्टिव या कहीं हम 1 1 फंक्शन कौन से होते हैं, यानी प्रत्येक डोमेन की, यानी डोमेन की, मैं इसको लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। डोमेन की प्रत्येक एलिमेंट, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन या फिर रेंज में केवल एक, केवल ओनली, याद रखना, ओनली एक ही इमेज बननी चाहिए, एक ही इमेज बननी चाहिए। वो फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अब डोमेन समझ गए ना, डोमेन कहाँ वाले होंगे, एक्स वाले, सेट ए वाले क्या होंगे, डोमेन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ 1 2, ठीक है, तो पहला क्या होता है, डोमेन, दूसरा क्या होता है, रेंज। मैंने बताया था फंक्शन इससे पहले वाले चैप्टर वीडियो में। अगर मैं लिखता हूँ 3 2, तो 3 क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज। और अभी मैंने उससे पहले बताया कि जो डोमेन होता है, सॉरी, जो रेंज होता है वो कोडोमेन भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट बच जाते हैं तो वो सारे कहलाते हैं कोडोमेन, अगर नहीं बचता तो रेंज ही क्या कहलाता है, कोडोमेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन भी हो सकता है, घबराना नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की
डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज है कोडोमेन या रेंज में केवल एक ही ओनली मतलब एक ही इमेज बननी चाहिए, केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेट है 1 2 3 यानी x। अच्छा ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, डोमेन। पहले वाला क्या कहलाता है, डोमेन, मतलब x वाला क्या कहलाता है, डोमेन। यहाँ पे एक दूसरा सेट है y, ठीक है। यहाँ पर है a b c, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पहला क्या कहता है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, यानी डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दो ले लिया 3 छूट गया, तब वो फिर वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 1 है तो 1 की मान लीजिए इसके साथ इमेज, 2 की इसके साथ इमेज, 3 की इसके साथ इमेज, ठीक है। तो पहली बात तो क्लियर हुई कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट ले लिया हमने। कोई बचा इसमें एलिमेंट, 3 के अलावा कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहली यहां तक की बात तो डेफिनेशन की आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई बड़ा पहाड़ नहीं है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट ले लिया कोडोमेन या रेंज में, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं, या तो कोडोमेन कहलाएगा या क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, वही वाला। कोडोमेन या रेंज में केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। अच्छा इमेज का मतलब होता है यहाँ पे कि उसका रिलेशन एक ही होना चाहिए। जैसे 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे वन वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए ये क्या है 1 2 3, यहाँ पर है 2 4 6 8, ठीक है। तो 1 का रिलेशन मान लीजिए किसी भी कारण से 1 का रिलेशन 4 से है और 2 का 8 से है और 3 का 2 से है, तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा। तो मैंने वन वन फंक्शन के लिए क्या कहा है कि जो डोमेन है ना, जो सबसे पहले डोमेन चेक करना है, डोमेन के, अब मैं अगर बिल्कुल ही इसको रफली लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ ना, तो ये कह सकता हूँ कि जो डोमेन होता है ना, डोमेन के अंदर हर एक नंबर से तीर निकलने चाहिए। क्या मतलब हुआ कि डोमेन के अंदर से हर एक नंबर से तीर निकलना चाहिए और एक ही नंबर को लगना चाहिए, एक तीर। जैसे यहां से तीर निकला, एक ही नंबर को लगा ना 4 को, क्या यहां से एक तीर निकल के 2 नंबर को, तो दो को तो टच नहीं हुआ ना, कि कहीं यहां से निकला और इसको भी टच हो गया, नहीं ना, एक ही नंबर को टच हो रहा है ना। यहाँ ओनली एक का मतलब क्या है कि एक ही नंबर से उसका रिलेशन होना चाहिए। जैसे 2 का 8 से है, एक ही नंबर से है, 3 का 2 से है, एक ही नंबर से है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये वन वन फंक्शन है। क्या कहूंगा मैं, वन वन फंक्शन है। अब देखिए जरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3, तो पहले वाला तो समझ गए ना आप, डोमेन है। दूसरा मान लीजिए 2 4 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या कहती है डेफिनेशन, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, मान लीजिए 2 का रिलेशन इसके साथ है, ठीक है, और 3 का रिलेशन इसके साथ है किसी भी कारण से, और यहाँ पे 1 का रिलेशन 4 के साथ है, ठीक है। तो क्या हम इसको वन वन फंक्शन कहेंगे, नहीं। क्यों, डेफिनेशन को पढ़िए दोबारा। डोमेन की प्रत्येक एलिमेंट, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट तो ले लिया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि कोडोमेन और रेंज में, कोडोमेन दूसरा क्या है, कोडोमेन या रेंज, कोडोमेन या रेंज में केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। पर यहां हमने देखा कि जो 1 का रिलेशन है 4 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का भी 2 के साथ हो गया, मतलब एक से ज्यादा इमेज बन गई, तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये वन वन फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और ले देता हूं मैं, 1 2 3 ए बी सी। मान लीजिए इसका रिलेशन इसके साथ है, यहाँ पे भी 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो क्या ये वन वन फंक्शन होगा। तो इक्वेशन को पढ़िए, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट, तो क्या मैंने डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट लिए, 1 2 3 लिया, 4 छोड़ दिया, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं कि ये वन वन होगा। तो ये क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा वन वन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका टाइप आता है ऑन टू फंक्शन का। इसको हिंदी में भाई बहुत खतरनाक लैंग्वेज बोलते हैं, इसको हिंदी में एकाकी आच्छादन कुछ ऐसा बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वन वन कब कहेंगे हम। डोमेन रेंज समझ में आ जाना चाहिए, कोडोमेन ये क्या है, एक्स वाले सारे डोमेन, वाई वाले क्या होंगे, रेंज और कोडोमेन दोनों होंगे। कब दोनों बराबर होंगे सब बता दिया मैंने, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन को समझिए थोड़ा ध्यान से। तो पहले पता होना चाहिए कि जैसे ये वन वन फंक्शन था ना, इसको इंजेक्टिव बोलते थे, और जो ऑन टू फंक्शन है इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव, अगर आपसे पूछे कि सर्जेक्टिव बताएं तो आप समझ जाओगे कि ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से क्लियर करूँगा। ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, देखिए
इसमें क्या चेक करना है कि जो कोडोमेन है और रेंज, कोडोमेन और रेंज, सी का मतलब कोडोमेन, आर का मतलब रेंज, कोडोमेन और रेंज के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए। कहां पे डोमेन में। ठीक है, कहां पे बननी चाहिए? डोमेन में। मैंने यहां ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। जैसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा था कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोड डोमेन या रेंज में केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, ओनली वन ओनली। मैंने एग्जांपल भी दिखाए कि यहाँ वन वन एक ही इमेज बन रही है, यहाँ डबल बन रही है, तो हम इसको वन वन नहीं बोलेंगे। पर जब मैं ऑन टू फंक्शन बता रहा हूँ तो मैं ऑन टू फंक्शन में आपको बता रहा हूँ कि कोडोमेन और रेंज चेक करना है। कोडोमेन और रेंज के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए, कहां? डोमेन के अंदर। ठीक है, और मैंने यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज बन सकती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक से चाहे ज्यादा बने, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक से ज्यादा बने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दिक्कत कहां होगी कि जो कोडोमेन या रेंज होगा ना, जो कोडोमेन या रेंज वाला सेट होगा, उसके अंदर एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए जिसका कोई रिलेशन ही ना बने। जैसे मैं लिख देता हूं कि कोडोमेन या रेंज में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं जिस भाषा में समझा रहा हूं, मुझे तो लगता नहीं कि आपको इस भाषा में कोई समझाएगा इतने बेसिक से, पर फिर भी मैं जो लैंग्वेज आपके साथ यूज कर रहा हूं तो आप भी क्या करें कि आपको ना समझ में आना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ना समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप जब नोट्स बनाओगे ना, तो जो मैं बोल रहा हूं आप वैसे मत बनाइए बेशक से, आप अपनी भाषा में बनाइए, क्योंकि बंदा अपनी भाषा अच्छे से समझ पाता है। और जब वो एग्जाम देने जाएगा तो एग्जाम से पहले जब रिवाइज करेगा तो अपनी भाषा उसको समझ में आएगी अच्छे से कि मैंने ये क्या लिखा था। आपको जो चीजें समझ में आनी चाहिए उसको आप अपनी भाषा के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। आप चाहे किसी भी भाषा से संबंधित हो, चाहे आप कैसी भी लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, तो चीजें समझ में आनी चाहिए जरूरी। तो वन वन मैंने पूरा बताया, वन वन फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, और मैंने उससे पहले जो नंबर बताए थे, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये क्यों बताए थे? क्योंकि आगे इनका काम आएगा, तब पता चलेगा कि क्यों बताए थे मैंने। तो वन ऑन टू फंक्शन के लिए क्या जरूरी है कि कोडोमेन रेंज के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज बननी चाहिए। यहां प्री इमेज है, वहां क्या था? इमेज। मैं प्री इमेज और इमेज का मतलब बता देता हूं अभी। देखिए, पहले इसी को क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पे था कि वन का इसके साथ रिलेशन था, तो ये क्या था? वन की ए क्या है? इमेज। वन की ए क्या है? इमेज। और अगर मैं यहां से रिलेशन देखूं कि ए की वन क्या है? प्री इमेज। मतलब रिवर्स क्या होगा? प्री इमेज। बी का टू से प्री इमेज, सी का थ्री से प्री इमेज, थ्री का सी से इमेज, टू का बी से इमेज, वन का ए से इमेज, और ए का वन से प्री इमेज। यानी रिवर्स जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो प्री इमेज कहलाएगा। ठीक है, और प्री इमेज किसकी चेक करें हम? कोडोमेन की चेक करें। कहां पे? डोमेन के अंदर। ठीक है, और डोमेन में इमेज क्या होनी चाहिए? एक से ज्यादा भी हो जाए कोई चक्कर नहीं, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। बस याद रखना है कि कोडोमेन और रेंज में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये कोई एक सेट दिया हुआ एक्स मान लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डोमेन। पहले वाला क्या कहलाता है? डोमेन। और वाई दिया हुआ है 2 3। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कोडोमेन या रेंज, और ये डोमेन। तो मान लीजिए इस दो का इसके साथ रिलेशन है, और इस वन का इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, और थ्री का इसके साथ रिलेशन है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों ये ऑन टू फंक्शन है? कैसे? क्योंकि मुझे क्या चेक करना है? हमें सिर्फ पहले वाले वन वन में हम क्या चेक कर रहे थे? डोमेन को चेक कर रहे थे। और ऑन टू वाले फंक्शन में हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ कोडोमेन और रेंज चेक करेंगे। आगे जाके किसी के साथ जुड़े वो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चाहे यहाँ पे कोई एलिमेंट बचे ना बचे, किसी के साथ जुड़े ना जुड़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऑन टू फंक्शन के लिए सिर्फ कोडोमेन और रेंज को चेक करना है। ये बात याद रखना कि ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे सिर्फ कोडोमेन और रेंज को चेक करना है, डोमेन में चाहे कुछ भी बचे ना बचे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या था कि कोडोमेन या रेंज। ये क्या है? कोडोमेन या रेंज में प्रत्येक एलिमेंट की
प्री इमेज बननी चाहिए। तो प्रत्येक एलिमेंट हो रहा है ना कवर, इसमें 2 भी हो रहा है कवर, 3 भी हो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि एक इमेज बननी चाहिए, जैसे यहाँ से 2 की 2 इमेज बन रही है ना, एक इसके साथ एक इसके साथ, यहाँ 2 इमेज बन रही है, पर मैंने यहाँ तो कहा नहीं कि एक ही इमेज बननी चाहिए, एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं, तो ठीक है। और पहली कंडीशन पूरी हुई कि कोडोमेन और रेंज के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, तो सभी एलिमेंट कवर हुए ना। और दूसरा कि कहाँ बननी चाहिए, डोमेन के अंदर। कहाँ बन रही है, डोमेन के अंदर, और एक से ज़्यादा बने कोई दिक्कत नहीं। कोडोमेन और रेंज में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अब देखिए कोडोमेन और रेंज चेक करिए, क्या इसमें कोई एलिमेंट छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, तो सारी कंडीशनें पूरी हो रही हैं। तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ x है, ये 1 2 3 है, ठीक है, और यहाँ पर है y, एक सेट है यहाँ पर 2 3, यही लेता हूँ। मान लीजिए इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो मैंने क्या कहा है कि कोडोमेन और रेंज में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पर यहाँ क्या है 3 छूट गया, तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 4 और y इज इक्वल टू 2 4 6। मान लीजिए इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे डोमेन से मतलब नहीं कि डोमेन में कुछ छूटे ना छूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन टू फंक्शन के लिए, पर 1 के लिए तो फर्क पड़ता है, सब्जेक्टिव के लिए नहीं फर्क पड़ता। तो मुझे क्या चेक करना है, कोडोमेन और रेंज, और सेकंड वाला क्या होता है, कोडोमेन और रेंज। तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट आ रहे हैं, उनकी इमेज बन रही है, तो ठीक है भाई ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो अब देखिए मैं आपसे, अब मैंने आपको इंजेक्टिव बताया, सर्जेक्टिव बताया, 1 मतलब ऑन टू बताया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है 1 2 3, यहाँ पे है x y z, ठीक है, और इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, और इसका इसके साथ रिलेशन है। तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, या 1 है या ऑन टू। तो पहले चलिए 1 पे, 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की को डोमेन या रेंज में केवल ओनली बस एक ही इमेज बननी चाहिए। तो चेक करिए क्या ऐसा हो रहा है कि डोमेन की को डोमेन में सिर्फ प्रत्येक एलिमेंट भी कवर हो रहा है, और एक इमेज बन रही है ना, सिंगल रिलेशन आ रहा है ना। इमेज का मतलब क्या है, उसका रिलेशन आ रहा है सिंगल। तो 1 तो है भाई ये। अब चेक करिए कि क्या ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऑन टू में मैंने क्या बताया था कि को डोमेन या रेंज के प्रत्येक एलिमेंट की डोमेन या रेंज में क्या होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए, और को डोमेन या रेंज में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे को डोमेन और रेंज में कोई एलिमेंट छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, तो ये भाई कोड ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला जाता है, बायजेक्टिव फंक्शन, यानी जिसमें इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, वो क्या कहलाते हैं, बायजेक्टिव। और इंजेक्टिव का मतलब 1 और इसका मतलब ऑन टू। ठीक है, नाम एक ही है, बस नाम अलग अलग है, मतलब एक ही है दोनों का। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, इंजेक्टिव यानी 1, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, और बायजेक्टिव मतलब दोनों, जिसमें 1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो जैसे ये 1 था ना, 1 यानी 1 किसको डिफाइन कर रहा है, डोमेन को। ये किसको डिफाइन कर रहा है, दूसरा कोडोमेन यानी रेंज को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन और होता है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन का देखिए, जैसे मैनी का मतलब ही क्या होता है, बहुत, है ना, मैनी से ही पता चला। अब मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं, देखिए कि डोमेन की, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मैनी। ठीक है, डोमेन की, मैनी मतलब बहुत, 1 मतलब एक। ठीक है, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल से करते हैं, मान लीजिए एक सेट है x 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे है x y z कोई भी। ठीक है, और मान लीजिए 1 का रिलेशन a से x से है, और 2 का रिलेशन भी किससे है, x से है। ठीक है, और 3 का रिलेशन y से है। यहाँ पे z छोड़ दीजिए, यहाँ पे z छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन, क्योंकि इसमें आप क्या चेक कर रहे हैं कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की, जैसे मान लीजिए एक का इसके साथ भी रिलेशन है, मैनी
यानी एक से ज़्यादा इमेज बन रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है, और इसका इसके साथ रिलेशन है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ एलिमेंट बचता है तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर एलिमेंट बचेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 होता और यहाँ पे 1 2 4 है, मान लीजिए इसका इसके साथ रिलेशन है और इसका इसके साथ भी रिलेशन है और इसका इसके साथ रिलेशन है, बट यहाँ कोड डोमेन में क्या हुआ, 4 बच गया। तो अगर 4 बचता है तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से हमें सारी चीजें क्लियर होंगी, डोमेन, कोड डोमेन, फंक्शन, इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब बातें आपको समझ में आएंगी। अब चलिए, अब देखिए, अब समझ में आएगा कि मैंने ये NNRR क्यों बताया था। पहले हमें क्या बताना है कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन बताने हैं, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, f बिलोंग्स टू सच दैट n किससे संबंधित है, n से, मतलब n बिलोंग करता है किससे, n से। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है और जो को डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है। और फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हम नंबर कौन से यूज कर सकते हैं इसमें, सिर्फ नेचुरल नंबर, नेचुरल से नेचुरल, n से n, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे सोल्व, अब आएगा मजा सोल्व करने में। तो पहले आपको इंजेक्टिव और वन वन समझ में आ गया ना कि कब हम इंजेक्टिव कहेंगे और कब वन वन कहेंगे। हमसे क्या पूछा है कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा है, यानी वन वन और ऑन टू पूछा है हमसे, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ रिलेशन, n से n, ठीक है, और फंक्शन क्या दिया हुआ हमें, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे वो, यहाँ पे हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे ना, हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, याद करिए, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई बात नहीं, इधर ले लेते हैं। और पहले वाला क्या हो जाएगा, डोमेन, यानी एक्स, ये तो क्या हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे भी क्या लिखने हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है, डोमेन के नंबर लिखने हैं, और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, कोड डोमेन या रेंज के नंबर लिखने हैं। बट यहाँ पे भी n है तो हमने नेचुरल नंबर लिख दिए, यहाँ पे भी n है तो हमने क्या किया, नेचुरल नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। क्लियर, इतना बात क्लियर हो गया। अब हमें रिलेशन क्या दिया है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्या करिए आप, इसको ना y के इक्वल रख दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है कि x ये है, y ये है, ठीक है। अब मैं x की क्या वैल्यू यूज करूं, मुझे y का मान आ जाए, ठीक है। और मैं x का क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं, यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर ही पुट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। अब जरा पुट करके देखिए, अगर मैं मान लीजिए x की जगह 1 पुट करता हूं, मान लीजिए x की जगह 1 पुट करता हूं, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो x का अगर वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 1। तो 1 का किसके साथ रिलेशन हुआ, 1 के साथ, क्लियर। उसके बाद मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2। तो अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 4। तो लो जी 4, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 9। तो 9 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 पुट करोगे तो 16, 5 पुट करोगे तो 25, ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि क्या ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या दोनों है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे क्वेश्चन में मुझे यही पूछा ना कि क्या क्या बताना है कि 1 1 है या ऑन टू है या इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, यही पूछा मेरे से क्वेश्चन में। और 1 1 का मतलब क्या हुआ, इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्टिव, ठीक है। अब ये क्या है, पहले वाला डोमेन, ये क्या है, कोडोमेन, ये क्या है, रेंज, दोनों क्या है, कोडोमेन और रेंज। अब याद करिए, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमसे दोनों पूछा है ना, तो इंजेक्टिव के लिए चेक करिए। इंजेक्टिव के लिए क्या बताया था मैंने कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी चाहिए, कहाँ, कोडोमेन और रेंज में, ठीक है। यही पढ़ा था हमने डोमेन के लिए, सॉरी इंजेक्टिव के लिए। और हमने कहा था कि डोमेन में कोई नंबर नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर 4 पुट करोगे x की जगह तो y क्या होगा, 16। तो कहीं ना कहीं अगर 5 भी आता है नेचुरल नंबर तो कहीं ना कहीं 25 भी आएगा, 6 आएगा तो कहीं 36 आएगा, 7 आएगा तो 49 आएगा। तो हर नंबर का रिलेशन बन जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है कि हर नंबर का रिलेशन, इस वाले डोमेन के हर नंबर का रिलेशन कहीं ना कहीं तक बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इंजेक्टिव के लिए दोनों कंडीशनें पूरी हो रही है ना, कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट भी आ रहे हैं और सबकी एक इमेज बन रही है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 की अगर 4 इमेज बन रही है तो 3 की कहीं 4 तो नहीं बन रही, 3 की क्या बनेगी, 9 बनेगी,
4 की 16 बनेगी। हर नंबर की यूनिक इमेज बनेगी, है ना, डबल इमेज तो नहीं बनेगी, यूनिक इमेज बनेगी। तो कह सकता हूं कि मैं ये इंजेक्टिव तो है भाई। ठीक है, अगर आपको ये डाउट हो रहा है ना कि डोमेन में 4 बच गया, 4 बचा नहीं है। ये 4 को अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16। तो 16 मैंने यहाँ तक लिखा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो 16 आएगा। 5 पुट करो तो कहीं ना कहीं 25 आएगा, इसमें वाई की वैल्यू में कहीं ना कहीं 25 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है और कोई लिमिट नहीं रखी ना। कहीं ये नहीं कहा कि ये 10 से कम होने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये लिमिट रख देता कि ये 20 से कम होने चाहिए, ठीक है, 20 से कम होने चाहिए, तो मैं यहाँ कहाँ तक लिखता, 20 तक ही लिखता ना, 20 तक ही लिखता। पर फिर ये इंजेक्टिव नहीं हो पाता। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा आगे डिटेल में। तो ये क्या है, इंजेक्टिव है भाई, इंजेक्टिव है। उसके बाद यानी इंजेक्टिव का मतलब क्या हो, 1 1 फंक्शन है ये। अगर मुझे सर्जेक्टिव फंक्शन चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है, ठीक है, तो ऑन टू के लिए मैंने क्या कहा था, हमें कोडोमेन चेक करनी है कि कोडोमेन की प्री इमेज डोमेन में बन रही है नहीं बन रही है, और कोडोमेन और रेंज का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। चेक करिए, 1 का इसके साथ बन रहा है भाई, 2 की इमेज कहाँ है, 2 की तो किसी के साथ नहीं बनी, 3 की किसी के साथ नहीं बनी, 4 की बन रही है, 5 की किसी के साथ नहीं बनी, 6 की किसी के साथ नहीं बनी। तो यहाँ एलिमेंट छूट रहे हैं ना। तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, कोडोमेन है ना, कोडोमेन और रेंज है ये। और कोडोमेन और रेंज में क्या है कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा भाई, ये सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये केवल क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो पहले का तो मुझे मेरे हिसाब से कि भाई ये इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव बताना है ना, और इंजेक्टिव का मतलब क्या हो, 1 1, और इसका मतलब ऑन टू। चलिए, अब कहता है कि फंक्शन सच दैट जेड टू जेड, जेड का मतलब समझ गए हो ना, इंटीजर, अब समझ में आएगा, जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए, दूसरा पार्ट कहता है कि रिलेशन क्या है, जेड टू जेड और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर रखा है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करिए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लीजिए, इसको एक्स के वाई के स्क्वायर इक्वल रख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो ये सर्कल बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे ना, क्योंकि जेड तरीके यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिखे थे, क्योंकि रिलेशन क्या दिया होता है, एन टू एन। यहाँ पे मुझे इंटीजर लिखने पड़ेंगे क्योंकि रिलेशन क्या दिया हुआ है, इंटीजर टू इंटीजर, और जेड का मतलब समझते हो ना, इंटीजर। तो इंटीजर कौन से होते हैं, याद करिए, अभी मैंने सबसे शुरू में बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो मुझे सारी वैल्यू लिखनी पड़ेंगी, यानी 0 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 सभी लिखनी, हम 2 3 लिख के चेक कर लेंगे, उसी में पता चल जाएगा। -1 -2 -3, इधर भी मुझे इंटीजर लिखने पड़ेंगे, 0 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3। ठीक है, तो मैंने इंटीजर के लिए क्या बताया था आपको, इंटीजर के लिए बताया था ना कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को जो कंडीशन क्या दी है कि फंक्शन क्या दिया हुआ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हम वाई को क्या रख लेंगे, एक्स स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे। और जो पहले वाला होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, और दूसरे वाला क्या होता है, वाई की वैल्यू। और इसी को क्या कहते हैं हम, डोमेन, और इसी को क्या कहते हैं हम, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, अब देखिए, अब इंजेक्टिव चेक करना है, सबसे पहले हमें इंजेक्टिव चेक करना है। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब 1 1 को चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं मान लीजिए यहां से चलता हूं, x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं यहाँ पे, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो इसका इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 2 रखता हूं तो y की कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2 की वैल्यू की 2 का किसके साथ आ जाएगा रिलेशन, 4 के साथ। मान लीजिए 4 यहाँ पे है। ठीक है, अब पीछे चलिए, 2 तक ही चलिए, कोई बात नहीं, 2 तक ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है ना, तो हम नेगेटिव भी चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखता हूँ, है ना, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, ये सब मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है। तो +1 आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं x की जगह -1 रखता हूं तो मुझे किसकी इमेज क्या मिलेगा, 1। अगर मैं -2 रखता हूं तो कैसा मिलेगा मुझे, +4। तो अब चेक करिए कि क्या ये 1 1 फंक्शन होगा या ऑन टू फंक्शन होगा या क्या होगा। तो 1 1 चेक करने के लिए, यानी इंजेक्टिव चेक करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी चाहिए। पर यहां तो आप देखिए, प्रत्येक एलिमेंट तो हम ले लेंगे कहीं ना कभी हम 3 भी लेंगे। 3 का यहाँ पे रखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, और -3 का स्क्वायर भी क्या आएगा, +9। तो यहाँ डबल इमेज बन रही है।
तो प्रत्येक एलिमेंट तो आ जाएगा, पर इमेज है जो वो क्या बन रही है, यूनिक इमेज नहीं बन रही है, दो इमेजें बन रही है। जैसे -1 रखने पर भी 1 आ रहा है और 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, 2 रखने पर 4 आ रहा है तो -2 रखने पर भी 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंजेक्टिव भाई नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिव नहीं है। और सब्जेक्टिव के लिए क्या चेक करना है कि कोड डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, डोमेन के साथ। तो यहां देखिए 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 बच गया, 3 बच गया, तो भाई ये सब्जेक्टिव तो है ही नहीं। ठीक है, तो ना तो ये इंजेक्टिव है ना ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, और फर्क क्यों पड़ा, सिर्फ इंटीजर दे दिया, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया कि इंटीजर क्या होते हैं। चलिए, तो ये भी बन गया, ना तो ये इंजेक्टिव है और ना ही ये सब्जेक्टिव है, ना तो इंजेक्टिव ना सब्जेक्टिव, ना 1 1 ना 1 2। चलिए, अगला है जेड टू जेड। रिलेशन क्या दिया हुआ है, जेड टू जेड यानी इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय फंक्शन एक्स की पावर क्यूब दे रखी है। चलिए, ये क्वेश्चन मजा आएगा करने में। रिलेशन क्या है, जेड टू जेड, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स की क्यूब, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब में रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर लिखूंगा एक्स के एलिमेंट, डोमेन समझ जाओगे ना, ये कोडोमेन रेंज यानी वाई के एलिमेंट, इधर वाई के एलिमेंट लिखूंगा। चलिए, तो इंटीजर है ना, तो इंटीजर लिखने पड़ेंगे मुझे, 0 1 2 दो ही लेते हैं। ठीक है, इधर -1 -2। चलिए, अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y का मान क्या आएगा मेरे पास, यहाँ y के भी तो पुट करने पड़ेंगे ना मुझे, 0 रखता हूं तो y का क्या आएगा, 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y का मान क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिख दीजिए ना पहले आप, सॉरी ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने 0 पुट किया x की जगह तो y की वैल्यू क्या आई, 0 आई। चलिए, अगर x की जगह मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई, अगर x की जगह मैंने 1 पुट किया, क्योंकि ये x है ना, x की 1 पुट की तो y की कितनी आई, 1 आई, क्योंकि 1 की क्यूब 1 ही आएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8। कहीं ना कहीं यहाँ 8 मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर भी इन्फिनिटी तक जाएगा ना। अब देखिए, अब ये चेक कर लीजिए माइनस वाले, तो अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूं तो आप याद करिए कि अगर -1 की क्यूब क्या होगा, माइनस में आएगा रिजल्ट। अगर ओड होता है तो माइनस में आता है, इवन होता है तो प्लस में आता है रिजल्ट। तो कितना आएगा, -1 की क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा। यानी अगर मैं -1 रखता हूं x की पावर तो मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ +1 मत लगा देना, फर्क किसका पड़ा, क्यूब का। अगर मैं -2 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, -2 की क्यूब क्या मिलेगी, -8, कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर -8 आएगा। ठीक है, तो अब चेक करिए कि क्या ये डोमेन, सॉरी इंजेक्टिव है सब्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए क्या चेक करना था कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की कोडोमेन या रेंज में सिर्फ यूनिक इमेज बननी चाहिए और केवल एक इमेज बननी चाहिए। तो देखिए, 0 की 1 के साथ, 1 की 1 के साथ, 2 की 8 के साथ, -1 की -1 के साथ, -2 की -8 के साथ, यानी सबकी पूरे कोडोमेन, सॉरी पूरे डोमेन की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है ना, सिंगल इमेज बन रही है, किसी की डबल तो नहीं बन रही। तो ये क्या है, इंजेक्टिव है। तो ये क्या है, आई मतलब यानी 1 1 फंक्शन है ये। ठीक है, इंजेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव चेक करिए, तो सब्जेक्टिव तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डोमेन में 2 भी छूट रहा है, 3 भी छूट रहा है, तो सब्जेक्टिव तो नहीं है। ठीक है, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अब सबसे बड़ा पंगा ना इसी में होता है, रियल नंबर में। रियल नंबर वाला फंडा समझ में आ गया ना, तब आपको सारा रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आ जाएगा। सबसे टफेस्ट पॉइंट यही है इसके अंदर, क्योंकि आप याद करिए कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि नेचुरल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, फ्री रैशनल इरेशनल सब नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ओके, तो चलिए चेक करिए अब इसको। रियल टू रियल दिया हुआ है ना, रियल टू रियल, और फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, सॉरी रिलेशन क्या दिया हुआ है, रियल टू रियल, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी रियल टू रियल और फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या मान लूंगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लूंगा। ठीक है, अब देखिए, जो रियल नंबर होंगे वो सभी होंगे ना, मतलब नेचुरल भी होंगे, इंटीजर भी होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 -1 -2 -3। अब दिक्कत क्या है रियल के अंदर कि 0 और 1 के बीच वाले एलिमेंट भी होंगे। समझ में आया, 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0.1 0.2 0.3 0.5 ऐसे है ना, तो वो भी होंगे रियल में। यही दिक्कत आती है बस, और कोई नहीं। इंटीजर और नेचुरल नंबर का तो बड़ा इजी होता है, निकल जाता है। यहां भी मुझे ये लिखना पड़ेगा 0 1 2 3
-1 -2 -3, ठीक है। अब सिंपल, पहले क्या करिए, x की जगह 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर x की जगह आप 1 लेते हो, सॉरी x की जगह आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर x की जगह 2 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4, क्योंकि x का स्क्वायर है। अब देखिए, अगर आप x की जगह -1 लेते हो तो क्या आएगी, प्लस का 1, -2 लेते हो तो प्लस का 4, ठीक है। अब चेक करिए कि क्या ये इंजेक्टिव है, क्योंकि इंजेक्टिव के लिए क्या था कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की केवल और केवल 1 इमेज बननी चाहिए, केवल और केवल क्या बननी चाहिए, 1 इमेज बननी चाहिए, ठीक है। केवल और केवल क्या बननी चाहिए, 1 इमेज बननी चाहिए, डबल इमेज नहीं बननी चाहिए, और डोमेन में कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे -1 की भी 1 है, 1 की 1 है, -2 की 4 है, 2 की 4 है, क्यों, क्योंकि स्केयर है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो नहीं है, यानी 1 फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए चेक करिए अब, यानी ऑन टू के लिए चेक करिए। ऑन टू के लिए क्या था कि को डोमेन और सॉरी रेंज में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो सब्जेक्टिव के लिए हम क्या देखेंगे कि को डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, पर मुझे पता है कि यहाँ स्केयर है ना, स्केयर की वजह से जो भी नेगेटिव एलिमेंट हो गए वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। बट मुझे पता है कि हर बार नेगेटिव एलिमेंट बचेंगे ही बचेंगे, है ना, हर बार नेगेटिव एलिमेंट बचेंगे। तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सब्जेक्टिव है, दोनों में से कोई नहीं है, ना तो 1 है ना ऑन टू है, ठीक है। अब फंक्शन दिया हुआ नेचुरल टू नेचुरल n to n गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब। तो ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएं कि ये इंजेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, जितने मैंने करवाया कॉन्सेप्ट करवाया ना उसके हिसाब से आप खुद करके दिखाएं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 27 और 28। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा अलग अलग है, ऑप्शन दोनों के एक है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, तो आप इन्हीं को इसका ऑप्शन मान ले लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के जो ऑप्शन होंगे ये यही होंगे और 27 के ऑप्शन भी यही है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लेट एफ सच दैट इज इक्वल आर टू आर, रियल टू रियल, बी डिफाइंड एज द एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है। चूज द, हमें बताना है कि 1 है, ऑन टू है, 1 ऑन टू, देखिए यहाँ पे इकट्ठा दे दिया 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 भी बताया था मैंने ऑन टू, 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 नॉर ऑन टू। अब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अब देखिए करके देखते हैं सोल्व। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर टू आर, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो इसका क्या मतलब है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब रियल नंबर है तो मुझे 0 1 2 3 -1 -2 -3 भी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, चाहे इंटीजर हो चाहे नेचुरल नंबर हो। यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे -1 -2 -3 -1 है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, 0 है। अब अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू, अब देखिए बनाइए रिलेशन, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू की क्या मिलेगी मुझे, y क्या आ जाएगा, 0। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 1। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा मेरा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 16 जरूर होगा, तो 16 के साथ रिलेशन बन जाएगा, ओके। अब देखिए अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ x की वैल्यू, क्योंकि मुझे रियल टू रियल है ना, रियल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होंगे पॉजिटिव होंगे, सभी नंबर क्या होंगे रियल, चाहे नेचुरल हो इंटीजर हो प्राइम हो, सब रियल होते हैं, ठीक है। तो मैथ में जितने भी नंबर यूज होते हैं सब रियल नंबर होते हैं। तो -1, अब यहाँ देखिए x की जगह क्या रखूंगा मैं, -1, तो अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 की पावर 4 तो क्या आएगा, प्लस का 1, किसी की पावर इवन हो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो -1 की पावर रखने पर क्या आता है, 1 आ जाता है, कैसा, प्लस का। ऐसे ही -2 रखूंगा तो प्लस का 8 आएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि डोमेन के ना प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज की बजाय 2 इमेजें बन रही है। देखिए -1 की 1, 1 की 1, 2 की 8, -2 की भी 8। तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि जो ये 1 है तो ये 1 तो नहीं है, ठीक है, इतनी क्लियर हो जाएगी। अब ऑप्शन में चेक करिए, 1 ऑन 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन ना, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मैनी 1 ऑन 2, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद 1 बट
नॉट ऑन टू, वन वन तो है ही नहीं ना, ये वन वन तो है ही नहीं, वन वन तो चेक कर रहे हैं ना, वन वन तो है नहीं, और कहता है कि नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू। तो क्या है वन, इसका मतलब क्या ऑप्शन कि वन वन है और नॉट ऑन टू, मतलब ऑन टू नहीं है, तो ये वन वन तो है ही नहीं। और चौथा ऑप्शन क्या बचा है, नाइदर वन वन और नॉन ऑन टू। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें ना, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपका आंसर क्या होगा, डी। आप अगर आप अभी चीज़ों को समझे हो तो, क्योंकि वन वन तो है ही नहीं ना, पहला ऑप्शन कहता है कि वन वन है और ऑन टू है, तो ये तो गलत हो गया। मैनी वन है, ऑन टू है, अच्छा ये ऑप्शन रह गया चेक करना, मैनी वन और ऑन टू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑन टू है ना इसमें, ऑन टू चेक कर लेते हैं, तभी हमें क्लियर हो जाएगा। ऑन टू के लिए क्या कहा था मैंने कि कोडोमेन की कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 भी बच रहा है, 3 भी बच रहा है, -1 बच रहा है, -2 बच रहा है, -3 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 है ना, इवन नंबर है ना, इवन पावर है ना, तो हमेशा याद रखना माइनस के तो सारे बचेंगे ही बचेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव भी नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ ऑप्शन के हिसाब से ना तो ये वन वन है ना ऑन टू है, तो ये डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब रियल टू बी डिफाइंड फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। रियल टू रियल है, सेम है, और यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x मतलब y इज इक्वल टू मैं 3x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, क्यों माना मैंने समझ गए होंगे आप सब, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगा, 2 गोले बनाऊंगा बड़े बड़े, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 1 2 3, यहाँ पे लिखूंगा -1 -2 -3, यहाँ लिखूंगा मैं 0 1 2 3, माइनस क्यों लिखा आप समझ गए हो, रिलेशन क्या है, आर रियल नंबर है, रियल नंबर में सब आ जाता है, 1 2 पूरा गणित ही आ जाता है, समझिए आप, एक रफली लैंग्वेज में समझना चाहें तो पूरा गणित। अब देखिए मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3x। अब अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y का मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 इसको गुणा करके 0 कर देगा, लो जी 0। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो y का मान क्या आएगा, 1 पुट करता हूँ तो y का मान क्या आएगा, 3, ठीक है। 2 पुट करता हूँ तो y का मान क्या आएगा, 6, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मान लीजिए x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -3, 2 पुट करूंगा माइनस का तो -6, कहीं ना कहीं -6 आएगा ऊपर, ठीक है। और 3 पुट करूंगा तो -9, 3 तक जाने की जरूरत नहीं, 2 तक ही चलिए, वहां तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप क्या चेक करिए, 1 1 है ना, क्योंकि ऑप्शन में 1 1 भी है, तो 1 1 है ये, क्या 1 1 है, बिल्कुल है, क्योंकि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी, और कोई भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा। अगर मान लीजिए मैं 3 पुट करता हूँ इसकी जगह तो कहीं ना कहीं 9 आएगा, -3 पुट करूंगा तो कहीं ना कहीं माइनस का 9 आएगा, कहीं पे भी सबकी यूनिक इमेज बन रही है, कहीं पे भी डबल इमेज नहीं बन रही डोमेन की, सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 1 तो है, 1 1 तो है ये, ठीक है। तो 1 1 तो है, क्लियर। अब ऑन टू भी चेक करना है आपको, ठीक है आपको, पर यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, रियल टू रियल, और यहाँ ये दे रखा है y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए ऑन टू का, अब चलिए ऑन टू को पहले ऑन टू समझिए। ऑन टू में मैंने क्या बताया था कि कोडोमेन में कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। कोडोमेन के अंदर और या कहें रेंज के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 2 बचा, यहाँ पे -1 2 और माइनस का 1 और माइनस का 2 भी बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 5 बच गया। मैंने क्या कहा था कि कोड डोमेन में कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। पर मैंने ये भी तो कहा था ना कि जो रियल टू रियल फंक्शन होते हैं, मतलब रियल फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर सभी नंबर इंक्लूड है, नेचुरल भी, अच्छा जी इंटीजर भी इंक्लूड है, प्राइम भी, रैशनल, इरेशनल, कंपोज, सब नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना ध्यान से कि ये ऑन टू फंक्शन होगा और कैसे होगा और किसकी वजह से होगा, सिर्फ इस रियल की वजह से होगा ये ऑन टू फंक्शन, कैसे होगा, ठीक है। ऑन टू के लिए कंडीशन तो पता है आपको कि कोड डोमेन में भाई कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बट मैंने देखा कि यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, पर ये बचा नहीं, क्यों, देखिए मेरे को जो फंक्शन कंडीशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x। अब देखिए अब मैं बताऊं आपको कि ये क्या है 0, ये क्या है 1। मैंने आपको बताया था कि ये 0 है, ये 1 है, बट 0 और 1 के बीच में भी तो कई नंबर है ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, कई नंबर है ना 0 और 1 के बीच में भी, है ना, 0 और 1 के बीच में भी कई नंबर है। इस बात को आप मानते हो, और इस बात को भी आप मानते हो कि जो रियल नंबर होते हैं वो सभी होते हैं, चाहे जैसे ये डेसिमल आएगा बीच में, जैसे मान लीजिए 0.5 है तो वो क्या है, डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर भी तो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा ना, क्योंकि मैंने आपको नेचुरल बताया, इंटीजर बताए, होल बताए, प्राइम बताए, कंपोजिट बताए, रैशनल बताए, इरेशनल बताए, और मैंने लास्ट में कहा कि ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं,
ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीजर भी रियल नंबर है, नेचुरल भी है, सब रियल नंबर है। ठीक है। अब मेरे पास रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x। ठीक है। और कोड ऑन टू की जो कंडीशन कहती है कि कोडोमेन या रेंज में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। बट यहाँ 1 और 2 छूट रहे हैं, पर वो छूट नहीं रहे। कैसे नहीं छूट रहे देखिए। अगर मैं मान लीजिए x की वैल्यू 1/3 लेता हूं, और 1/3 कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। ले सकता हूं ना मैं, क्योंकि रियल नंबर है। अगर यहाँ नेचुरल इंटीजर होते ना तब नहीं ले सकता था। सारा गेम इसकी वजह से खराब हुआ है, और यही पेपर में आता है जानबूझ के। देखिए अब मैं क्या करता हूं कि अगर x की वैल्यू 1/3 लेता हूं तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 गुना में 1/3 यानी 1 मिलेगी। यानी यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में 1/3 होगा तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के साथ आ जाएगी। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए मैं x की जगह 2/3 लेता हूं, 2/3 तो 3 गुना में 2/3 तो 3 से 3 कैंसिल, तो कहीं ना कहीं 2/3 भी बीच में आएगा 0 और 1 के, तो कहीं ना कहीं 2 के साथ भी रिलेशन आ जाएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। और अगर प्लस, अगर ये क्या बोलते हैं पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये नेगेटिव में भी आएंगे, -1 के साथ भी आएंगे कहीं ना कहीं। यहाँ अगर मान लीजिए मैं x की जगह माइनस का 1/3 लेता हूं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू में माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो -1 आया ना। तो कहीं ना कहीं ये -1 भी आएगा 0 और -1 के, क्योंकि देखिए 0 और -1 के बीच में भी तो कई नंबर है ना, -0.1 -0.2 ऐसे है ना। तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी कोई ना बीच में कोई ना कोई नंबर रहा होगा तो -1 आएगा, यहाँ से भी -1 आएगा, यहाँ से भी। यानी कहने का मतलब जी जो कोड डोमेन है ना उसके हम सभी एलिमेंट की इमेज बना देंगे। ठीक है, सभी एलिमेंट की इमेज बना देंगे। क्यों, किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ इस रियल नंबर की वजह से। क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, मुझे पता है कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, सभी नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 1 भी है ये और ऑन टू भी है। और ऑन टू कैसे हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए अब, और किसकी वजह से हुआ, रियल की वजह से। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर आपने यहाँ इसको ऑन टू बना दिया तो आपने इसमें क्यों नहीं बनाया। तो जरा यहाँ फंक्शन चेक करिए, यहाँ पे 3x था, यहाँ पे क्या है x की पावर 4। अब जरा चेक करिए कि 1/3 की पावर 4 करिए तो क्या आएगा, तो कुछ और ही आएगा, तो बनेगा नहीं, यहाँ पे कहीं पे मैच करेगा ही नहीं। यहाँ 3x था इसकी वजह से भी बन गया, और दूसरा रियल था इसकी वजह से बन गया। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो देखिए कहाँ है 1 1 ऑन टू, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। 28 के लिए ये और 27 के लिए डी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों रिलेशन और फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक। क्वेश्चन कैसा भी आए उड़ा देना, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों समझ में आया ना तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और संडे को जरूर जुड़ना। मैथ हिस्ट्री की मैराथन क्लास होगी, उसमें लगभग मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कस कॉन्सेप्ट करूंगा। क्योंकि मैराथन क्लास का मतलब है कि आप एक क्लास में सब कुछ नहीं बता पाओगे, पर मोटा मोटा बता पाओगे कि जिससे आपका बन जाए। ठीक है, उसमें हम एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, 8th और 12th क्लास की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कलेक्ट करके मैं आपको करवा दूंगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है।